हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों, आज हमने शुरुआत की है जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन के एक सीरीज को। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स लर्न 24x7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, जो आपको रखे सफलता के राहों में सबसे एक कदम आगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न है, वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरविंद कुमार या फिर रवि सिन्हा। तो आइए सबसे पहले कुछ चीज़ें रॉ के बारे में आपको बता दूं। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई। रॉ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। रॉ का एक आदर्श वाक्य है वो है धर्मे रक्षति रक्षिता। तो दोस्तों, रॉ की वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है रवि सिन्हा। तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे रवि सिन्हा, जो कि रॉ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का नए अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अजीत बंगा, मनोज सोनी, प्रवीण सूद या फिर विकास दिव्यकीर्ति। तो यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में हम लोग भारतीय लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी की स्थापना वर्ष 1926 में 1 अप्रैल को हुई। यूपीएससी की मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में यूपीएससी की अध्यक्ष की बात की जाए तो इनका नाम है मनोज सोनी, जो हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज सोनी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। और कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत में जीएसटी लागू कब हुई। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई और विश्व में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ। तो आप याद रखेंगे, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई और विश्व में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू हुई। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं दिनकर, अरस्तु, कालिदास या फिर विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसकी रचना की बात की जाए तो विष्णुगुप्त ने इसकी रचना की है। विष्णुगुप्त, जिसे हम लोग कौटिल्य और चाणक्य नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य अर्थात चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन फैला हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं 24.62%, 35.62%, 20.60% या फिर 30.56%। तो भारत में वनों के विस्तार की बात की जाए तो भारत की कुल जो क्षेत्रफल है उसका 24.62% भाग पर वन फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24.62% भाग पर वनों का विस्तार है। वहीं भारत में बात की जाए तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है और भारत में 24.62% भाग पर वन फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बैरी बैरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी1 या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों, बैरी बैरी रोग की बात की जाए तो ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। और विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स में पैर की हड्डियां कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती हैं। विटामिन डी हमें सामान्यतः सूर्य के धूपों से प्राप्त होती है। विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इसमें क्या होता है, मसूड़े में फूल जाना, सूजन आ जाना और मसूड़े से खून आना। विटामिन सी हमें सामान्यतः खट्टे फलों से प्राप्त होती है। और विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और एनीमिया जैसी बीमारी होती है। विटामिन ए हमें सबसे अधिक गाजर से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बैरी बैरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 जून, 22 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 16 सितंबर को। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये ओजोन क्या होता है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में
ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन नाम का एक लेयर पाया जाता है। तो जो दोस्तों जो कि सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरण को अपने अंदर सोख लेती है और एक स्वच्छ सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर भेजती है। तो बता दो दोस्तों, ये परावैंगनिक किरण जो होती है, जो सूर्य के किरणों में आती है, ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। अगर वो किरण हमारे शरीर पे डायरेक्ट पड़ती है तो हमारी त्वचा में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, स्किन संबंधी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करती है। तो ये ओजोन की जो लेयर है उसी परावैंगनिक किरण को सोख लेती है और पृथ्वी पर एक स्वच्छ सूरज की प्रकाश आती है, जिससे हमें किसी प्रकार की खतरा नहीं होती है। तो आपने जाना कि ये ओजोन लेयर का क्या काम है। ओजोन की बात करें तो ओजोन 3 ऑक्सीजनों से मिलकर बना है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। तो अगर हम बात करें दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों देखा गया था कुछ साल पहले कि ओजोन की जो लेयर है उसमें छिद्र होती जा रही है। तो अगर छिद्र हो जाएगी तो परावैंगनिक किरण को नहीं सोख पाएगी, जिससे परावैंगनिक किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी और हमें स्किन संबंधी बीमारियां होंगी, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी की जागरूकता के लिए हर एक वर्ष हम लोग 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 सितंबर, ऑप्शन डी। इस दिन हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? आपके ऑप्शन है 1916, 1913, 1917 या फिर 1915। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां बता दूं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता थे करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। तो बात करें, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका किसी केस के सिलसिले में गए, उसके बाद वो वहीं रह गए और 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे। और 9 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो याद रखेंगे, गांधी जी 1915 भारत लौटे थे 9 जनवरी को, और इसी दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1915। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होगा? आपके ऑप्शन हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या फिर समतल लेंस। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें निकट रखी वस्तु हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जबकि दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ये निकट दृष्टि दोष कहलाती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में हमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और निकट रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस की सहायता से हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में कौन सी धारा बहती है? आपके ऑप्शंस हैं दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो घरेलू परिपथ की बात की है तो इसमें AC अर्थात अल्टरनेटिव करंट बहती है, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, ट्विटर का नया अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शंस हैं एलन मस्क, सुंदर पिचाई, लिंडा याकरिनो या फिर पराग अग्रवाल। तो दोस्तों ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर एक सोशल मीडिया ऐप है जिसके मालिक है एलन मस्क। ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर की नाम बदलकर अब एक्स कर दिया गया है और ट्विटर अर्थात एक्स के जो नए अध्यक्ष हैं वो है लिंडा याकरिनो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंडा याकरिनो, जो कि ट्विटर अर्थात एक्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो चीनी उत्पादन की बात की है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को आप पीछा छोड़कर महाराष्ट्र जो है चीनी उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। वहीं गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है?
आपके ऑप्शंस हैं जलोढ़ मिट्टी, रेगूर मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर सभी। तो दोस्तों कपास की खेती की बात की तो कपास की खेती भारत में सबसे अधिक गुजरात में की जाती है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है जिसे हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अर्थात रेगूर मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, विस्थापन द्वारा, अपघटन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन की तो यहाँ पे चर्चा होगी प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हरे पौधे भोजन बनाती है, सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और जमीन से खनिज लवण लेती है, जल लेती है। तो इसके परिणाम स्वरूप पौधे जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं जो कि मानव जाति या फिर जो भी जीव जंतु है उसे ग्रहण करती हैं। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपके ऑप्शन हैं रंजन गोगोई, एन.वी. रमन, दीपक मिश्रा या फिर धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो दोस्तों वर्तमान में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे धनंजय वाई चंद्रचूड़ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी ये एक प्राइवेट बैंक था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया अर्थात राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद ये एक सरकारी बैंक हो गई। वर्तमान समय में आरबीआई के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाया। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन की एक सीरीज चालू की गई है जिसकी ये पहले वीडियो थे। इस प्रकार की वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।